हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम करेंगे साथ साथ पमला का रिवीजन। बिल्कुल आपको बस मेरी मैं जो बोल रही हूँ वो सुनते रहना है और आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी हम इस वीडियो में ही याद करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। और मैं एक चीज आपको अच्छे से अभी पहले ही बता देती हूँ कि क्यों मैं ये वीडियो जो है वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए लाऊं। एक्चुअली मेरे टाइम पे हुआ क्या था कि मैंने जो टीचर्स के नोट्स वगैरह से जो पमला पढ़ा था, तो नवंबर 19 की बात है। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि पमला का एक क्वेश्चन आया एग्जाम में एंड आई वाज लाइक यार ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया, ये वाला देखा देखा सा नहीं लग रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है अब तुक्का मार के आ गए, क्योंकि देखा हुआ नहीं था। मुझे लगा कि यार मैंने पढ़ा तो था पूरा पमला बट पता नहीं कहाँ से क्यों आ गया है। तो ठीक है, मैंने सोचा अब कोई बात नहीं, जैसा भी अपन को जो भी बन पड़ रहा है तो कर देते हैं। अब उसके बाद क्या, वो एग्जाम हॉल से बाहर निकली तो मेरी एक फ्रेंड मिली, वो भी बोली कि अरे यार वो पमला का क्वेश्चन और पमला के साथ साथ काफी सारे चैप्टर्स के एक दो और क्वेश्चन थे। बोली कि यार ये जो क्वेश्चन है ये तो हमें दिखा हुआ नहीं था, हमारे नोट्स में नहीं था। तो उसके बाद फिर मुझे बाद में जब मैंने जाके मॉड्यूल वगैरह में चेक किया तो मॉड्यूल में वाला टॉपिक था। बट एक्चुअली हुआ क्या था, फिर मैंने अपनी जो कॉपी थी जिसमें से मैंने कोचिंग करी तो मैंने देखा कॉपी में कि यार सर ने इसमें क्या कुछ लिखवा रहा है, क्या लिखवा रखा है क्या इस चीज से रिलेटेड। तो वहां देखा कि सर ने बस उसकी हेडिंग लिखवा रखी थी और उसके आगे लिख रखा था नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक एग्जाम्स में कभी पूछा नहीं गया है। तो आई वाज लाइक यार ये चीज तो मतलब अगर स्टडी मेट में कुछ भी दे रखा है तो टीचर्स मतलब उनको उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट आप एक बार पढ़ाओ तो सही। उसके बाद हम पढ़ते हैं उस चीज को, नहीं पढ़ के जाते एग्जाम में, वो हमारा डिसीजन होना चाहिए। बट मेरे जो टीचर्स थे जिससे मैंने कोचिंग करी थी उन्होंने वो जो टॉपिक था पूरा लेफ्ट करवा दिया था, बस उसमें लिख दिया था कि ये आया ही नहीं है। इवन आई थिंक उनके जो समरी के जो नोट्स वगैरह थे उसमें भी वो टॉपिक जो था पूरा स्किप था। और अभी जैसे कि अगर आपने मेरी स्टडी प्लान की वीडियो देखी होगी तो स्टडी प्लान में भी जो मैंने स्कैनर पंकज सर के स्कैनर के बारे में बताया है, तो उसमें भी मैंने देखा है कि काफी सारे टॉपिक्स मतलब अगर आपको सिर्फ रिवाइज वगैरह और मतलब अगर पास होना हो तो स्कैनर तो बहुत ही अच्छी है, मैंने भी उससे स्टडी करी है। बट स्टिल यू कैंट रिलाई 100% ऑन दैट स्कैनर, ओके, बिकॉज उसमें भी काफी सारे चैप्टर्स के काफी सारे टॉपिक्स है जो कि स्किप करे गए हैं। एंड बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ, हालांकि मैंने ही वो स्कैनर रिकमेंड करी थी और मैंने उसी से पढ़ा है, मैं उसी से पास भी हुई हूँ। बट स्टिल पूरा 100% उसमें सिलेबस कवर नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितनी ज्यादा हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करूं और रिवीजन वीडियोस लाऊं जिसमें कि मैं 100% आपको कवरेज देने वाली हूं। और वो भी ये जो समरी नोट्स है ये मैं आपको बता दूं कि ये पांच पेज के समरी नोट्स है, आपको दिखने में 6 पेजेस के लगेंगे, बट जो 6 पेज है उस पर सिर्फ 2 लाइन्स लिखी है और कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो 5 पेजेस के समरी नोट्स है और ये सफिशिएंट है। इसमें पूरा मैंने 100% कवर किया है। मैंने स्टडी मेट से ये सब चीजें उठाई है। स्टडी मेट में ये 40 अराउंड पेजेस का था पमला चैप्टर, बट मैंने उसमें से पूरा फिल्टर आउट करके और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पूरा 100% मैंने इन नोट्स में ली है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम भी लगा क्योंकि मेरा साथ साथ ऑफिस भी होता था। तो बट स्टिल मैंने सोचा कि नहीं, अगर मतलब मैं जितना आप लोगों के लिए कर सकती हूँ तो मैं करूँ। इसीलिए आज की जो रिवीजन वीडियो है अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पमला का जो सिंपल मीनिंग है वो क्या है। ठीक है, मैं वापस से आपको एक बार और बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम लोग हर चीज पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए आप पूरा फोकस जो है अपना 100% फोकस वो यहीं पे मेरी जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनने में रखिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मीनिंग वाइज देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है। आपने अपनी मम्मी से कहते सुना होगा कि यार ये जो कपड़े हैं बहुत गंदे हो गए, इन्हें मैं लॉन्ड्री पे भेज दूंगी। ठीक है, तो लॉन्ड्री मतलब क्या होता है कि जब आपके गंदे कपड़े हो जाते हैं तो गंदे कपड़ों का जो दाग वगैरह जो मेल हटाने के लिए लॉन्ड्री करी जाती है उन कपड़ों की, ताकि वो साफ हो सके। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि यहाँ पे पैसों की लॉन्ड्रिंग होगी। कैसे, मतलब कि जो आपका ब्लैक मनी है, ठीक है, जो गंदा मतलब जो जिसपे दाग है, जो ब्लैक हो चुका है, उसको व्हाइट मनी में कन्वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। ब्लैक मनी क्या होता है, ऐसा नहीं उसका कलर कोई ब्लैक हो जाएगा। जो इलीगल मनी होता है, ठीक है, जो इलीगल तरीके से कमाया गया मनी है, मतलब कि किसी क्राइम्स वगैरह से जो आया गया मनी है, तो उसको जब हम लीगल सिस्टम के थ्रू जो हम उसको लीगली लाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाया जाता है कि हमने इलीगल मनी को कन्वर्ट किया है लीगल मनी में, और उस प्रोसेस को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। और ये जो एक्ट है ये क्या बात कर रहा है कि जब भी इलीगल मनी को अगर लीगल सिस्टम में लाया जा रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जाए, ये और उसकी क्या क्या पनिशमेंट है अगर ऐसा कुछ भी मनी पकड़ा जाता है, या फिर ऐसे कोई लोग पकड़े जाते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या पनिशमेंट है, उसके बारे में ये एक्ट जो है वो 2002 में बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि मेथड्स क्या क्या होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो देखो क्या क्या होते हैं कि जब आप कैश स्मगलिंग,
आपने बहुत सारा सुना होगा कि कैश स्मगलिंग मतलब कि स्विस बैंक्स में पैसा रख दिया जाता है, जो ब्लैक मनी होता है वो हमारे यहाँ इंडियन अकाउंट्स में नहीं बल्कि स्विस बैंक्स मतलब जो स्विट्जरलैंड वगैरह के बैंक के, तो वहाँ पे यहाँ के बहुत सारे इवन पॉलिटिकल जो नेता वगैरह है उन लोगों के काफी सारा पैसा वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, वो कैश स्मगलिंग करते हैं। उसके बाद ये क्या है, वाया रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के थ्रू कैसा होता है मनी लॉन्ड्रिंग की, मतलब बहुत ही रियल एस्टेट में मतलब सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि वहां पे जो है बड़े बड़े अमाउंट्स की डील होती है, ठीक है। बड़े बड़े अमाउंट्स की डील होती है मतलब कि काफी सारे लाखों काफी सारे करोड़ों की डील होती है। तो यहाँ पे मतलब ये बहुत ही सिंपल सोर्स है जहां से कि लोग मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो करते हैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट स्कैम्स हो गया, ब्राइबरी हो गया, किडनैपिंग हो गया, ठीक। देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है मतलब इलीगल मनी का लीगल मनी में कन्वर्ट कैसे होता है। सपोज एक रियल एस्टेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। क्राइम के जो प्रोसीड्स है तो उसको रियल एस्टेट में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। कुछ टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर दिया और उसके बाद जब उसको बेचा तो उस पर कैपिटल गेन वगैरह टैक्स वो सब पे कर दिया। तो अब देखा जाए तो वो जो उन लोगों ने टैक्स वगैरह सब कुछ पे कर दिया है बकायदा उस जो प्रॉपर्टी को बेच के, और फिर वो उसको लीगली बता रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के, देखो ये तो हमारा जो प्रॉपर्टी था वो तो अब लीगल बन चुका है, ठीक है। तो अगर कोई सिर्फ उस प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह देखे और उसके पे देखे कि हाँ सब इन्होंने जो बेचा है अच्छे से सब कुछ बेचा है, तो कोई पता नहीं कर पाएगा कि जो इसके प्रोसीड्स थे जिससे खरीदा गया था वो क्या वो उसका इलीगल सोर्स है कि नहीं है। बट अगर वो उसका पकड़ा जाता है तो वो क्या होता है, वो फिर उसके बाद पमला जो एक्ट है वो उस पर एप्लीकेबल होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके जो पमला की जो भी प्रोविजंस के अंडर जो पनिशमेंट आती है, क्या पनिशमेंट है आगे देखेंगे, तो जो पनिशमेंट आती है वो उसको मिलेगी। तो ये एक मैंने मेथड बताया कि किस तरीके से रियल एस्टेट्स के थ्रू मतलब रियल एस्टेट लेके और उसके बाद जब उसको बेचते हैं तो उस पर अच्छे से टैक्स वगैरह सब कुछ पे करके और उसको बताते हैं कि हाँ ये तो हमारी लीगल प्रॉपर्टी रही है। बाकी असली में जो उसका पकड़े कैसे जाते हैं कि अगर आपको उसका सोर्स देखो कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से, तो वहां से पता चलेगा कि क्या ये कोई इलीगल मनी था या फिर नहीं था। तो अब देखो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सेक्शन 3 में जो है वो डेफिनेशन की बात करी गई है, ठीक है। अब ये क्या है, मीनिंग ऑफ बताया गया है, मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये मैंने आपको बताया मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब, और इसके मैंने आपको मेथड्स बताए हैं, कुछ आपको एग्जांपल देके समझा भी दिया है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो करा जाता है, किस तरीके से इलीगल मनी को लीगल बनाया जाता है। तो अब देखो बाकी जो आने वाली वीडियो में हो सकता है मेरी स्पीड जो है वो थोड़ी तेज रहे, हर चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आई एज्यूम कि आप लोग ये मतलब अब एग्जाम में है कुछ ही दिन, तो आप लोग रिविजन वीडियो की तरह इस वीडियो को देखेंगे, ना कि आप फर्स्ट टाइम को इस कंसेप्ट समझने बैठेंगे। तो हम अब जल्दी जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की बात करते हैं। सेक्शन 3 में जो है इसका मीनिंग बताया गया है। देखो हर डेफिनेशन आपको पता है कोई सा भी एक्ट हो, जो डेफिनेशंस वगैरह का जो पूरे सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 होता है, ठीक है। जो सेक्शन 2 होता है ना उसी में सारी की सारी जो भी एक्ट की डेफिनेशंस होती है वो कवर होती है। आई डोंट नो आपको ये बात अभी तक पता थी या नहीं पता थी। अब इसमें भी क्या है, सेक्शन 2 में माना की डेफिनेशन दी गई है, तो अब आप बोलोगे कि या फिर सेक्शन 3 क्यों लिखा है, गलती से आ गया है क्या? गलती से नहीं आया है। इसमें सेक्शन 2 में क्या बात करी गई है कि जो मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें हम वही मीनिंग लेंगे जो कि सेक्शन 3 में असाइन किया गया है। अगर आप स्टडी में देखोगे, देखने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे अच्छे से देख के सब कुछ लिखा है। तो उसमें ये चीज लिखी है सेक्शन 2 के अंडर की जो मीनिंग जो असाइन किया गया है सेक्शन 3 में, तो वही आपको इसमें मीनिंग जो है वो रेफर करना है। तो अगर कभी भी जैसे मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लिखोगे तो वहां पे आपको सेक्शन 3 ही कोट करना है, ये याद रखिएगा। तो अब देखते हैं मीनिंग क्या है। एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस या एक्टिविटी जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देखो मैंने जैसे बताया था ऊपर से कि इलीगल मनी है, मतलब कि वो क्राइम का जो प्रोसीड है वो वहां से आया होगा। इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, पोजीशन या फिर एक्विजिशन, ठीक है। आप उसको कंसील कर रहे हो, आपने उसको परचेज कर रखा है या फिर आपने उसको एक्वायर किया है, ठीक है। तो इसका देखो मेमोरी टेक्निक क्या हो जाएगी, सीपीए, ठीक है। सीपीए मतलब कि जिस तरीके से सीए की एक वो सीए डिग्री होती है तो वो हमारी इंडिया लेवल पे होती है, सीपीए जो होती है वो ग्लोबल डिग्री होती है, जैसे सीएफए हो गया, सीपीए हो गया। तो इस तरीके से जो सीपीए जो डिग्री है तो उसके हिसाब से आपको ये मेमोरी टेक्निक याद रखनी है, कंसीलमेंट, पोजीशन, एक्विजिशन, ठीक है। आई होप याद रहेगा। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखना है कि इस पर सेक्शन 3 और फिर आपको डेफिनेशन लिख देनी है। और यहाँ पे इसका मैंने मेमोरी टेक्निक बता दी है कि यहाँ पे जो 3 वर्ड्स है, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो इंक्लूडिंग करके और फिर ये जो बाकी के 3 वर्ड्स दिए गए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या वर्ड्स है, कंसीलमेंट, पोजीशन, एक्विजिशन। याद कैसे रखोगे, सीपीए से।
ठीक है। और यूज ऑफ प्रोजेक्टिंग और क्लाइमिंग इट इज अनटेंटेड। टेंट मतलब क्या होता है, टेंट मतलब होता है दाग, और अनटेंटेड मतलब होता है कि बेदाग। ठीक है, तो उसको क्या है कि जो भी आपने प्रोसेस ऑफ क्राइम है ना, जो भी क्राइम से आपने जो मनी प्राप्त किया है, उसको अगर आप एज अ अनटेंटेड प्रॉपर्टी, उसको बेदाग प्रॉपर्टी मतलब उसको लीगल बताना, उसको क्लेम करना कि ये तो लीगल है, ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहा जाता है, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ऊपर भी आपको मैंने सेम यही चीज समझाई थी। ओके, अब देखते हैं बाकी की डेफिनेशंस, जो कि मैंने बताया कि सेक्शन 2 में ही बताई जाती है बाकी की डेफिनेशंस, तो सेक्शन 2 में आप समझ लेते हैं। तो अब समझते हैं प्रोसेस ऑफ क्राइम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं कि वर्ड पहले, सबसे पहले देखो प्रोसेस ऑफ क्राइम यहाँ पे क्यों एज अ डेफिनेशन दिया गया है, कहाँ से आया है। जो पहले हमने मीनिंग पढ़ा था ना, मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो वहाँ पे प्रोसेस ऑफ क्राइम जो वर्ड है वो यहाँ से आया है। ठीक है, ये देखो सेम है, तो इसलिए अब यहाँ पे देखो लिखा था प्रोसेस ऑफ क्राइम, तो यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन दे दी कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है कि जब भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, कोई भी पर्सन करता है क्रिमिनल एक्टिविटी और उससे उसको जो प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, उस प्रॉपर्टी की जो ये वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी देखो एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड, मतलब कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी से प्रॉपर्टी प्राप्त होती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है प्रोसेस ऑफ क्राइम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा, यहाँ पे बात करी प्रॉपर्टी की, कोई भी प्रॉपर्टी को प्राप्त होना। अब प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या है यहाँ पे, मतलब प्रॉपर्टी का जो सेंस है यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई जमीन की बात हो रही है, कि बोलते हैं ना रियल एस्टेट वाली इसको प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सिर्फ उस प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या क्या मीनिंग है कि ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन वेदर, देखो हर डिस्क्रिप्शन का चलेगा, वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, मतलब कि कॉर्पोरियल मतलब होता है हैज बॉडी, ठीक है, जिसकी बॉडी होती है उससे कॉर्पोरियल बोला जाता है। ठीक है, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल या इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल तो आप अच्छे से जानते ही हो, टेंजिबल मतलब कि जिसे हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे नहीं छू सकते। ठीक है, जो मतलब टेंजिबल दिखता है, इंटेंजिबल चीजें नहीं दिखती है, तो वो टेंजिबल इंटेंजिबल। मूवेबल इमूवेबल एंड इंक्लूड्स डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एविडेंस एंड टाइटल टू इंटरेस्ट टू सच प्रॉपर्टी एंड एसेट्स वेदर ओवरलोकेटेड, मतलब कि ऐसी कोई भी डीड्स है, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि यहाँ पे जो पेपर्स वगैरह भी है जिसमें कि टाइटल बता रखा है किसी भी प्रॉपर्टी या एसेट का, भले वो कहाँ पे भी लोकेटेड हो, ठीक है, मतलब इंडिया में लोकेट हो या फिर बाहर भी आउट ऑफ इंडिया भी लोकेट हो, तो ऐसी कोई डीड या इंस्ट्रूमेंट जो कि टाइटल देती है किसी प्रॉपर्टी में, तो वो भी प्रॉपर्टी का ही पार्ट्स कहलाई जाएंगी। ऐसी डीड या इंस्ट्रूमेंट भी वो भी एज अ प्रॉपर्टी कहलाई जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों टर्म्स तो जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं हम पेमेंट सिस्टम क्या होता है। पेमेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि इनेबल करता है पेमेंट को, किसके बीच में, पेयर और बेनिफिशियरी के बीच में। देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है तो ऑब्वियसली सामने वाली कोई सेकंड पार्टी भी होगी जिसको मैं अपना पेमेंट करना चाहूंगी। तो एक होता है पेयर, एक होता है बेनिफिशियरी, उनके बीच में एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जिससे कि क्या हो सके, अमाउंट जो है वो क्लियर हो सके, उसका पेमेंट हो चुके या फिर सेटलमेंट हो सके। तो जो भी ये तीनों तरीके से जो सर्विस देता है, ऐसा सिस्टम क्या कहलाया जाता है, पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या क्या इंक्लूडेड होता है सिस्टम में, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आप भी जानते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, स्मार्ट कार्ड से, उसके बाद मतलब ये जो चीजें हैं इनसे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी चीजों से हम पेमेंट कर सकते हैं उसे हम पेमेंट सिस्टम कहते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये सब आपको लिख के आना है अगर पेमेंट सिस्टम की बात होती है तो। और अभी तक की जो मैंने तीनों टर्म्स बताई है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है स्टिल, बट अभी आप सुन रहे हो तो मतलब उम्मीद है कि आप देखो एक दो बार वीडियो सुन लोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा कैसा उसको रट के आना, रटने की जरूरत नहीं है, बस उसको समझोगे तो अपने आप लिख पाओगे। तो अब टर्म समझने के बाद आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन नंबर 3 बताया गया है कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आखिर होता क्या है। तो इसमें बताया गया है कि तो ये सिंगल प्रोसेस होती है, एक ही प्रोसेस होती है, मगर इसकी स्टेजेस होती है, तो हम उसके 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। मतलब कि हम मतलब एक चीज जो है उसको हम टुकड़ों में समझेंगे कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करी जाती है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है मनी लॉन्ड्रिंग की वो होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि उसको ना इंजेक्ट किया जाता है, वो जो क्राइम से जो पैसा आया हुआ है ना, इलीगल मनी, उसको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है सेकंड स्टेप में, उसका लेयरिंग, मतलब कि लेयर्ड एंड मूव्ड ऑन स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट अकाउंट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। अब क्या है, ताकि ऐसा क्यों किया जाता है, देखो यहाँ पे क्या किया जाए, सबसे पहले तो उसको इंजेक्ट करा गया फर्स्ट स्टेप में, इंजेक्ट हो गया, उसको लेयरिंग करी जा रही है,
उसको डिफरेंट अकाउंट्स में और डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो डाला जा रहा है, उसको मूव करा जा रहा है, उसको स्प्रेड करा जा रहा है डिफरेंट अकाउंट्स या डिफरेंट कंट्रीज में। क्यों करा जाता है? ताकि वो जो पैसा है वो ट्रेस ना हो सके। आज अगर मैं कोई भी इलीगल मनी को एक ही अकाउंट में रखूंगी तो जाहिर सी बात है कि मे बी उसमें चांसेस हो जाएंगे कि वो इजीली ट्रेस हो सके। सबसे पहली बात तो क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट दिखेगा काफी सारा, और उसको टुकड़ों टुकड़ों में अगर मैं छोटे छोटे अमाउंट में दूसरे अकाउंट्स में डाल दूंगी तो अगर हो सकता है एक अकाउंट पकड़ा भी गया तो चलो उतना पैसा पकड़ा जाएगा, दूसरे अकाउंट्स तो मेरे बचे रह जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी इसको करते हैं तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप उसको इंजेक्ट करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में और उसके बाद उसकी लेयरिंग कर देते हैं। उसके बाद होता है इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, ओरिजिनल एसोसिएशन विद द क्राइम इज सोट टू बी ऑब्लिगेटेड। ठीक है, पर्सन रिसीविंग इट एज क्लीन मनी, मतलब कि उससे जो वास्ता तोड़ देते हैं कि मतलब अगर क्राइम से कोई भी पैसा आया गया है तो उसकी कोई भी ओरिजिनल एसोसिएशन जो है कि वो कौन से क्राइम से कैसे पैसा आया है वो ट्रेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये थर्ड लास्ट स्टेप होती है। इसमें क्या है, जो पूरा क्राइम से जो उसका वास्ता होता है वो पूरा तोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो उसको मतलब जो भी पर्सन उसको रिसीव कर रहा है वो उसको एज अ क्लीन मनी, मतलब एज अ वाइट मनी, एज अ लीगल मनी ही रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट जो सेक्शन 4 है वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो सेक्शन 3 में हमने ऊपर जो देखा था वो डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, उसमें सेक्शन 2 में वैसे सारी डेफिनेशन दी गई थी, बट उसमें बताया गया था कि सेक्शन 2 में जो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है वो वही लेनी है जो कि सेक्शन 3 में दे रखी है। तो सेक्शन 3 में अगर हमने फिर डेफिनेशन देख ली और सेक्शन 4 में हम बात करते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है, देखो जनरली होती है 3 to 7 ईयर्स। ठीक है, अगर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है सिर्फ और सिर्फ कि हाँ मतलब ये जो है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में जैसे काउंटरफिट वगैरह नोट्स जो छाप रहे हैं तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस होता है। किडनैपिंग करी गई है वो भी, ब्राइबरी दी जा रही है, ठीक है, रिश्वत वाला। तो अगर ऐसे कोई केस स्टडी आती है तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली 3 to 7 ईयर्स की जो पनिशमेंट है प्लस फाइन हो जाएगा। बट अगर ड्रग्स वाला केस आता है, ठीक है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है सिर्फ इसलिए ताकि आपको याद हो सके कि अगर ड्रग्स वाला केस आता है स्टडी मेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली तो आप भी समझते हो। तो इसमें देखो इसमें क्या दे रखा है था स्टडी एक्ट में, तो ये एनडीपीएस एक्ट का अगर कोई भी ऑफेंस है तो उसमें क्या होता है, या जो 7 ईयर्स है ना उसकी जगह यहाँ पर क्या हो जाता है, मैं एक्सटेंड टू 10 ईयर्स प्लस फाइन हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट मतलब यहाँ पे 3 से तो स्टार्ट है, इसे 3 to 7 था, बट यहाँ पे जो 7 वाला है तो यहाँ पे एक्सटेंड होकर 10 ईयर्स भी हो सकता है। कब, जबकि एनडीपीएस एक्ट का कोई ऑफेंस हो। और एनडीपीएस एक्ट का ऑफेंस मतलब क्या होता है, जब भी ड्रग्स वगैरह का कोई केस बता रखा हो कि इसने ओपियम का वो धंधा किया था, उससे जो मनी है वो ऑब्टेन किया, तो इस तरीके का कोई भी जो केस आता है केस स्टडी में तो उसमें क्या होगा, आपको क्या लिख के आना है, 10 ईयर्स लिख के आना है, याद रखना 7 ईयर्स नहीं लिख के आना है। ठीक है, एक और बार अभी चैप्टर हो जाए कंप्लीट तो उसके बाद वापस से रिवीजन वीडियो सुन लेना, बार बार 1-2 बार सुनोगे तो सब कुछ याद रह जाएगा। ड्रग्स वाला कोई भी केस होता है 10 ईयर्स, नॉर्मल कोई भी केस होता है नॉर्मल कुछ भी ड्रग्स वाले को छोड़ के तो 7 ईयर्स, सिंपल सी बात है, 3 to 7 ईयर्स। और उसके बाद जो ड्रग्स वाले केस में वो एक्सटेंड हो सकता है 10 ईयर्स। बार बार इसलिए आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि बार बार मतलब आपको खुद से मेहनत कम करनी पड़े, वीडियो के थ्रू आप इसको अच्छे से याद कर सको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पनिशमेंट है वो सबको मिलेगी। ठीक है, तो सबको मिलेगी मतलब कि अगर कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व है, मतलब कि उसने अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था ये वो, तो उस पर भी पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो होगी। और अगर पाया जाता है कि अगर उसने इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हुआ तो भी उसको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितना कि कोई बंदा अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो उसको मिलती है। ठीक है, याद रखना ये चीज, और दोनों पार्टीज को मिलती है। मतलब कि अगर जैसे कोई ब्राइबरी का केस है तो लेने वाले को भी मिलेगी, देने वाले को भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोनों में से किसी एक को ही मिल रही है। वो बोलता है कि यार मैं क्या करूं, मुझसे तो इसने मांगी थी ब्राइबरी तो मुझे देनी पड़ी अपने काम करवाने के लिए, मेरी क्या गलती है इसमें तो जो मुझसे मांग रहा है तो उसी की तो गलती है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो ना कोई क्राइम किया, ये क्राइम कर रहा है, ये मुझसे क्यों मांग रहा है रिश्वत। तो ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपने भी रिश्वत दी गई, आप पकड़े गए हो तो उस पर भी आपको केस जरूर होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 पे, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखो जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, तो प्रॉपर्टी को अगर अटैचमेंट किया जाता है तो किस तरीके से वो स्टेप्स बता रखी है इसमें सेक्शन नंबर 5 में कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है वो होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल मतलब क्या होता है, फुल एंड फाइनल अटैचमेंट नहीं होता है, ये बीच में ऐसे अटैच इंटरिम की तरह अटैचमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर जो केस अगर वो जो है मतलब प्रॉपर्टी पे लगा है और ये प्रूफ हो जाता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मनी लॉन्ड्रिंग की ही है, तो उसके बाद
वो जो है वो परमानेंटली जब्त करेंगे। अभी सिर्फ वो प्रोविजनल बेसिस पे उसका अटैचमेंट कर रहे हैं। प्रोविजनल मतलब क्या है कि जब तक केस चलेगा तब तक ही वो रखेंगे। तो इसमें इसकी टेन्योर भी दी गई है, नॉट एक्सीडिंग 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो ओनली 180 डेज तक ही वो रख सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं रख सकते। कौन कर सकता है ये? तो देखो, जो डायरेक्टर है या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर होना चाहिए, वो जो है वो प्रोविजनल अटैचमेंट का जो ऑर्डर है वो पास कर सकता है। अब देखते हैं कि जो कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है अटैचमेंट की। तो सबसे पहले क्या होता है, एक रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करी जाती है। उसके बाद जो कंप्लेन है वो फाइल करी जाती है, ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, ठीक है। किसकी कौन जो है वो कंप्लेन फाइल करता है? ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज्ड किया गया हो इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो जो है वो कंप्लेन फाइल करेगा। अब ये जो चीजें हैं ये देखो, आप बार बार सुनोगे समझोगे तो आपको अपने आप याद रह जाएंगी दिमाग में। सबसे पहले हम एक और बार समझते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले एक रिपोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट को जाएगी, उसके बाद जो कंप्लेन है वो फाइल करेगा। कौन पर्सन करेगा? ऐसा पर्सन जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा उस कोर्स को, वो उस केस को, वो जो है वो कंप्लेन फाइल करेगा। उसके बाद सिमिलर रिपोर्ट और कंप्लेन हैज बीन मेड और फाइल अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन ऑफ any property of any person may be attached if the non-attachment of the property is likely to frustrate any proceeding under this act। मतलब कि क्या है कि अगर आपको लगता है कि अगर हमने वो नॉन अटैचमेंट मतलब कि हमने अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो अटैच नहीं करी, तो उससे क्या होगा, इस एक्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही है, इस एक्ट के अंदर जो केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस पर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। इज लाइकली टू फ्रस्ट्रेट एनी प्रोसीडिंग, मतलब कि उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, मतलब कि वो जो केस है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इससे में बेहतर होगा कि आप जो वो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लो। अब देखो, बात करते हैं कि जो पीरियड है उसका कंप्यूटेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग्स अंडर द सेक्शन इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब कि अगर प्रोसीडिंग चल रही है और अगर उस पर स्टे ऑर्डर जो आ जाता है ना, कोर्ट आपने सुना होगा स्टे ऑर्डर दे देते हैं, तो जितने भी दिन का स्टे ऑर्डर आया हुआ होगा, जो प्रोसीडिंग जो है वो स्टे चल रही होगी, तो उस वो वाला जो पीरियड है हम उसको, जो 180 डेज का पीरियड था ना जिसमें हम प्रॉपर्टी को अटैच करके रख सकते हैं, तो उसमें हम ये वाले पीरियड को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज कि आया था अभी 10 दिन के लिए प्रोसीडिंग जो है वो स्टे पे डाल दी थी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अभी 10 दिन के लिए प्रोसीडिंग स्टे पे चली जाएगी, तो 180 डेज में वो जो 10 दिन है वो एक्सक्लूड हम कर देंगे। मतलब कि आगे जो फर्दर आने वाले जो 10 दिन है, ठीक है, सपोज मेरा अभी मार्च 31 को जो है वो 180 डेज कंप्लीट हो रहा था, तो अब उसमें मैं 10 डेज और ऐड कर दूंगी। क्यों? क्योंकि बीच में जो प्रोसीडिंग थी वो 10 डेज के लिए स्टे पे चली गई थी, स्टे ऑर्डर मिल गया था। तो अब क्या हो जाएगा, मार्च 31 से प्लस 10 डेज करके, और फिर जो मेरा नया पीरियड होगा तो मैं उस डेट तक अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, जो स्टे वाला है वो एक्सक्लूडेड हो जाएगा। एंड द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वेकेशन ऑफ सच स्टे शैल बी काउंटेड। ओके, तो अब देखो सेकंड स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप देख लिया हमने, उसके बाद सेकंड क्या हो गया, फॉरवर्ड ऑफ कॉपी ऑफ अटैचमेंट टू एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज क्या होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे आगे एजुडिकेशन में समझते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो क्या होती है, ठीक है, क्योंकि अभी हम जैसे मैंने बताया कि रिवीजन लेक्चर है, कोई फुल फ्लेज लेक्चर नहीं है, तो इसीलिए ठीक है नहीं इतना हर एक टर्म एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और अगर आपको लगे कुछ चीज लगती है कि ये चीज बता दो तो आप कमेंट में जरूर से लिखिएगा, तो उस चीज को मैं आपके कमेंट्स वगैरह में एक्सप्लेन कर दूंगी। या फिर टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कोई भी डाउट हो तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर, ये हमने वही पढ़ा, सेम 180 डेज की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने ग्रीन मार्क करा हुआ है। इस पे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस रहते हैं, और आ भी चुके हैं इस पॉइंट पे। क्या बोलता है ये कि नो इफेक्ट ऑन द राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, दिस एक्शन शैल नॉट प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एंजॉयमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच्ड फ्रॉम सच एंजॉयमेंट। मतलब कि एंजॉयमेंट मतलब यहाँ पे क्या है, यूज करने से, ठीक है, कि प्रॉपर्टी को अगर किसी को भी यूज करना हो जिसकी वो प्रॉपर्टी ओरिजिनल में है, अभी इसका प्रोविजनल अटैचमेंट में वो हो चुकी है, सपोज मिस्टर ए के खिलाफ केस चल रहा है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करी जा चुकी है, ठीक है, तो अभी तो प्रोविजनल अटैचमेंट में अभी उसका कोई मतलब वो सीज तो करी जा चुकी नहीं है, परमानेंटली तो उन्होंने अपने कब्जे में लिया नहीं है जो भी अथॉरिटी है, ठीक है, अभी सिर्फ उसको एज अ होल्डिंग करा हुआ
हुआ है ताकि वो उसका गलत फायदा ना उठा सके। तो अभी क्या है, मतलब अगर उसको सिर्फ यूज करना हो कि मतलब कोई भी प्रॉपर्टी थी अभी उसको इसको यूज करना हो तो वो इसको आराम से उसको जो है वो यूज कर सकता है। शेल नॉट प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एंजॉयमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रखना ये सिर्फ क्यों है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए है। मतलब अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये वाला जो पॉइंट नंबर 4 है ये उसके लिए नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एडजुडिकेशन की। तो यहाँ पर क्या बोलता है, ए मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में सर्व नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज। ठीक है, मतलब कि कम से कम 30 डेज का नोटिस तो जाएगा, इसे उससे लेस देन नहीं होना चाहिए। कॉलिंग अपॉन हिम टू इंडिकेट, ठीक है, ये अलग अलग वर्ड्स है, टू इंडिकेट द सोर्सेस ऑफ हिज इनकम, अर्निंग और आउट ऑफ विच और बाय ऑफ विच ही हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी अटैच। अब देखो प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है, तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से बताया था सबको, आपको स्टार्टिंग में याद हो कि रियल एस्टेट वाला एग्जांपल दिया था। रियल एस्टेट में क्या था कि सोर्स जो था वो क्या था, इलीगल मनी का था। तो इसीलिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे अगर उनको डाउट है तो सबसे पहली बात है कि वो उसके जो सोर्स है वो उसको चेक करेंगे। सबसे पहले वो बोलेंगे कि देखो तुम जो है तुम हमें इसका वो नोटिस देंगे और वो उस पर्सन को बोलेंगे कि तुम हमें ये बताओ कि जो प्रॉपर्टी हमने अटैच करी गई है तो इसका तुम्हें खरीदने के जो पैसे थे, सोर्स था, वो कहाँ से आया है। ठीक है, द एविडेंस ऑन विच ही रिलाइज। ओके, एविडेंस भी मांगेंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट क्या है, एनी प्रॉपर्टी इज बीइंग हेल्ड बाय द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन एनी अदर पर्सन और कॉपी ऑफ सच नोटिस शैल आल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। मतलब कि अगर कोई और अदर पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी वो कॉपी जो कॉपी ऑफ नोटिस है वो जाएगा। मतलब कि सपोज मिस्टर ए एक तो इन्वॉल्व है इसे, उसके साथ साथ अगर अदर पर्सन कोई बी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी इज बीइंग हेल्ड बाय द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। अब देखो प्रॉपर्टी तो थी ए की, अब ए के बिहाफ पे बी ने अभी होल्ड कर रखी है, तो वो जो नोटिस है ना वो उसकी जो कॉपी है उसकी वो बी के पास भी जाएगी। ठीक है, मतलब कि दोनों पर्सन को, ए को भी जाएगी और बी को भी जाएगी। क्यों? क्योंकि ए की तो प्रॉपर्टी है और बी ने उसके बिहाफ पे जो है वो होल्ड कर रखी है। अब उसके बाद क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंट होल्डिंग में है, ठीक है, मतलब होते हैं ना हस्बैंड वाइफ, ये लोग जैसे ज्वाइंट होल्डिंग में प्रॉपर्टी होल्ड कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, वेयर मोर देन वन पर्सन होल्ड्स, तो अगर एक से ज्यादा पर्सन है तो जो भी जितने भी पर्सन है उन सबको भी इसका जो नोटिस है वो सर्व किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जॉइंट होल्डिंग में जितनी भी पार्टी, हर एक पार्टी को जो है वो नोटिस मिलेगा। If the property is claimed by a person other than the person to whom the notice had been issued, such person shall also be given an opportunity of being heard to prove that the property is not involved in money laundering. ठीक है, क्या बोल रहा है कि if the property is claimed by a person other than the person to whom the notice had been issued, मतलब कि सपोज ए को है वो जो है वो नोटिस गया था कि देखो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है हमने अटैच कर ली है और उसके बाद ये जो सोर्सेस है ये बताओ, एविडेंस वगैरह दो। इस बीच में क्या होता है, सी की एंट्री होती है। ठीक है, सी एंटर करता है सिनेरियो में, वो बोलता है कि अरे ये जो प्रॉपर्टी है ना तुमने क्यों जब्त कर रखी है, ये प्रॉपर्टी तो एक ही है ही नहीं, ये तो प्रॉपर्टी जो है मेरी है। तब उसको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी कि इसको ये प्रूफ करो कि ऐसा तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो तुम ही प्रूफ करो कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्यों ये मतलब क्यों नहीं कंसीडर करी जाए। अब सी बोलेगा कि यार ए ने मनी लॉन्ड्रिंग करी, इससे मेरा क्या नाता, तो अगर मेरा ही नाता नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या नाता, तो अब हम नहीं मानेंगे, हमने एक बार अटैच कर ली ना, तो अब तो अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी हमारे उससे छुड़वानी हो तो तुम तो अब ये चीज प्रूफ करो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, अब जैसे ए की प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो वो उसकी कोई भी पहचान वाले सी से बोलेगा कि यार देख मेरी प्रॉपर्टी पे ऐसा ऐसा हो गया, प्रॉपर्टी छुड़वानी है तो तू प्लीज आके ये क्लेम कर दे कि ये प्रॉपर्टी तेरी है, और उससे क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी एटलीस्ट बच जाएगी। तो ऐसा कोई भी क्लेम मतलब ऐसा कोई भी वो जुगाड़ टाइप से कर सकते हैं। तो इसीलिए उस जुगाड़ से बचने के लिए वो बोलेंगे कि अगर तुम्हारी भी प्रॉपर्टी, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ओरिजिनल ऑनर कौन है, अगर हमने ये प्रॉपर्टी अभी अटैच कर ली है तो अब तुम प्रूफ कर दो कि मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो क्यों नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, कि वो प्रॉपर्टी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो अब तुम प्रूफ कर दो। लेकिन बिना प्रूफ के तो हम ये प्रॉपर्टी जो है वो नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो वेयर द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड्स दैट एनी प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, ही शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कंफर्म द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और रिटेंशन ऑफ और रिकॉर्ड सीजर और फ्रोजन। ठीक है, मतलब कि अब क्या है कि अगर जैसे एजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है कि फलाना ठिकाना प्रॉपर्टी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो सिंपल सी बात है कि उसके बाद वो एक ऑर्डर दे देगी राइटिंग में और वो कंफर्म कर देगी उसका अटैचमेंट। मतलब अभी तक उसने प्रोविजनल अटैचमेंट किया था, अब वो परमानेंट वाला अटैचमेंट या फिर उसका सीजर या फिर मतलब सीज कर देगी या फिर उसको फ्रोज कर देगी। ठीक है, तो वो इस
तरीके का जो भी उसको सुटेबल एक्शन लगेगा तो वो कर सकती है। अब उसके बाद पीरियड ऑफ अटैचमेंट क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग 365 डेज। ठीक है, तो देखो पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट क्या था, एक बार और मेरे साथ बिना देखे देख उसको बोलो। पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट क्या था, 180 डेज। पीरियड ऑफ अटैचमेंट क्या है, नॉट एक्सीडिंग 365 डेज। ठीक है, और इफ टिल ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन इज पास, मतलब कि क्या है, या तो कन्फिस्केट नहीं कर ली है, ठीक है, मतलब कि जो भी पहले हो, मतलब कि या तो 365 डेज या फिर अगर कन्फिस्केशन ऑफ ऑर्डर जो है वो 365 डेज से पहले ही पास हो जाता है, तो 365 डेज से पहले जो भी डेट आ रही है तो वो तब तक के लिए अटैचमेंट कर सकते हैं। उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो कन्फिस्केट हो जाएगी। अब कन्फिस्केशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस, जब जो ऑफेंस चल रहा था, ठीक है, उसका कंक्लूजन हो जाता है और स्पेशल कोर्ट जो है वो ये फाइंड आउट करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो कमिट हुई है, तो अब वो क्या बोलेगा कि ऐसी प्रॉपर्टी को जो है वो जब्त करके और वो किसके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो जब्त हो जाती है और वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, तो उसे बोलते हैं कन्फिस्केट होना। ओके, तो अब यहाँ पे नोट में क्या बोल रहा है कि जो कन्फिस्केट प्रॉपर्टी कर ली गई है गवर्नमेंट द्वारा वो रिस्टोर भी हो सकती है। रिस्टोर भी कब करी जा सकती है, जब स्पेशल कोर्ट ये ऑर्डर दे कि जो क्लेमेंट है विद लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी हैज एक्टेड इन अ गुड फेथ एंड सफर्ड द लॉस डिस्पाइट बीइंग हैविंग टेकन ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, उसके बाद उसने गुड फेथ में भी एक्ट किया है, उसके बाद उसने सफर किया है लॉस, भले उसने जो रिजनेबल प्रिकॉशंस थे वो लेने के बाद भी जो है वो लॉस सफर हो गया है और वो ऑफेंस में इन्वॉल्व भी नहीं था। तो जब भी ये चारों चीजें, जो चारों कंडीशन है ये फुलफिल होती है, लेजिटिमेट इंटरेस्ट वाली, गुड फेथ वाली और ये लॉस वाली, और उसके बाद यहाँ पे कि नॉट इन्वॉल्व इन मनी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, चारों चीजें अगर इससे फुलफिल होती है तो क्या होगा कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको वो वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब कि जिसकी है उसको वापस से लौटा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये दिसंबर 21 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो है इस पे क्वेश्चन बना हुआ था जो दिसंबर 21 मतलब जो अभी लास्ट जो अटेम्प्ट गया है उस पे ये आया है। क्या बोलता है ये, स्पेशल कोर्ट ऑफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन that any encumbrance of the property or leasehold interest has been created with a view to defeat the provisions of this chapter, it may by order declare such encumbrance or leasehold interest to be void, and thereupon the aforesaid property shall vest in the central government free from such encumbrance or leasehold interest। मतलब क्या क्या है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट करा गया है जिसकी वजह से कि मतलब कि सपोज ए ने लिया था बी से लोन, ठीक है, अब ए ने उसके बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको वो गिरवी टाइप रख रखी थी बी के पास। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर बी बोलेगा कि नहीं नहीं आप गवर्नमेंट आप ये प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर सकते क्योंकि इस पे तो मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि इसने मुझसे लोन लिया हुआ है और अब ये प्रॉपर्टी मतलब इसने मेरे ऊपर वो गिरवी रखवाई है मेरे साथ में, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो जो भी क्लेम ऐसा कर रहा है तो वो जो है वो वॉइड हो जाएगा। अगर ऐसा कब होता है, जबकि ये प्रूफ हो जाए कि हाँ जो भी इंटरेस्ट है, मतलब कि जो वो क्लेम है तो वो इस व्यू से किया गया है कि वो डिफीट द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, कि मतलब एक ऐसा एडजस्टमेंट करा गया है, मतलब कि जेन्युइनली ऐसा नहीं है बट एक ऐसा एडजस्टमेंट करा गया है ताकि मतलब वो एक आंखों में धूल झोंक सके सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अगर ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट करा गया है और वो पकड़ा जाता है तो वो जो क्लेम है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर द नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑपरेट टू डिस्चार्ज एनी पर्सन फ्रॉम एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम्बरेंसेस व्हिच मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट सच पर्सन बाय सूट ऑफ डैमेजेस। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड, कि अब जो प्रॉपर्टी है वो चली तो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तब उसको मैनेज कौन करेगा, तो इसको मैनेज कौन करता है, देखो द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए ऐसी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट कर लेती है, वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो मैनेज करता है।